आज का जो टॉपिक है दैट इज पार्टनरशिप। हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है वो बाद में ठीक हो चुका है, मतलब दूसरा न्यू पार्टनरशिप एक्ट आ चुका है, बट स्टिल अभी एजुकेशन में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो इम्प्लीमेंटेड है, दैट इज पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, पार्टनरशिप क्या होती है, आपको थोड़ा आइडिया है व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप जो मिलके काम करना मैम। जब दो या दो से ज्यादा लोग इकट्ठे मिलकर किसी बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं और इक्वल पावर्स होल्ड करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग पावर्स भी होती है उनके पास, एक दूसरे के साथ प्रॉफिट भी शेयर करेंगे और इवन इकट्ठे पैसे कंट्रीब्यूट भी करते हैं, वो एक हमारी पार्टनरशिप होती है। ठीक है, अब जरा इसको थोड़ा सा सेक्शंस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये डिफाइन करता है व्हाट इज पार्टनरशिप। ठीक है, the relationship between person who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। जो रिलेशनशिप बताता है पार्टनरशिप जो है वो एक रिलेशनशिप है दो या दो से ज्यादा लोग दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, जो लोग क्या कर रहे हैं, जिन्होंने अग्री किया है टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, और वो बिजनेस को चला कौन रहा है, या फिर वो सब लोग चला रहे हैं, अदरवाइज उनमें से कोई दो या दो से ज्यादा लोग इकट्ठे मिलकर उस बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, ओके अगर हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनरशिप अग्रीमेंट में एक इंडिविजुअल को नाम दिया जाता है एज अ पार्टनर। ठीक है, अगर पार्टनरशिप में तीन लोगों ने पार्टनरशिप की है, ए बी एंड सी, उन तीनों को अलग से क्या बोला जाएगा, वो ए एज अ पार्टनर, बी एज अ पार्टनर एंड सी एज अ पार्टनर। बट जब हम उन्हें कलेक्टिवली बात करते हैं कि कलेक्टिवली वो तीनों पार्टनर्स क्या कहलाएंगे, तो कलेक्टिवली उन पार्टनर्स को हम लोग फर्म बोलते हैं। इंडिविजुअली वो लोग पार्टनर्स हैं, कलेक्टिवली वो लोग एक फर्म है। ठीक है, नाउ पढ़ते हैं हम लोग एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है पार्टनरशिप के। पार्टनरशिप के 5 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप ये सेक्शन 4 वाली डेफिनेशन याद कर लेते हो, आपको इसके पांचों के पांचों एलिमेंट्स भी साथ के साथ याद हो जाएंगे। पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। ठीक है, जो पार्टनरशिप है उसमें दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए। सेकेंड पॉइंट, पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट। ठीक है, ये एक अग्रीमेंट के थ्रू बनती है जिसके अंदर कौन कौन लोग होते हैं, वो सब लोग होते हैं जो पार्टनर बनना चाहते हैं। इस अग्रीमेंट के ऊपर सब पार्टनर्स के सिग्नेचर होते हैं और साथ में उन सब पार्टनर्स की जनरल इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। ठीक है, पार्ट 3, पार्टनरशिप इज ऑर्गेनाइज्ड टू कैरी ऑन सम बिजनेस। जो पार्टनरशिप है वो क्यों की जाती है, पार्टनरशिप किसी बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए की जाती है। फॉर एग्जांपल ए और बी हैं, वो दोनों चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं एज पार्टनर्स, तो उन लोगों ने इकट्ठे पार्टनरशिप की है किस काम के लिए, चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चलाने के लिए। फोर्थ पॉइंट, अग्रीमेंट मस्ट बी टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। जो अग्रीमेंट है उसका मेन मोटिव क्या होना चाहिए, द मेन मोटिव शुड बी टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। और फिफ्थ पॉइंट, सच बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। और उस बिजनेस को चलाएगा कौन, या तो वो सारे पार्टनर्स इकट्ठे मिलके चला रहे हैं, या फिर उन पार्टनर्स में से कोई दो या कोई तीन जो है वो सबके बिहाफ पे उस बिजनेस को चलाएंगे। ठीक है, ये है 5 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। इन 5 एलिमेंट्स को ही अच्छे से एज अ हेडिंग देकर यहाँ पे डिस्कस किया गया है। पहला है एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। ठीक है, दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए। दूसरी चीज, इसके अंदर अग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, अग्रीमेंट किस चीज से रिलेटेड होगा, किसी बिजनेस से रिलेटेड होगा। थर्ड चीज, उस अग्रीमेंट का मेन मोटिव क्या होना चाहिए, मेन मोटिव उसका प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट इज म्यूचुअल एजेंसी। जो पार्टनरशिप है वो एक म्यूचुअल एजेंसी है। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके अंदर जो इस बुक में अभी आपने पढ़ा नहीं है, वो ये है कि अगर 3 पार्टनर्स हैं ए बी और सी, और किसी डिसीजन को लेने में ए और बी जो है वो यस बोल रहे हैं कि यस हमें ये डिसीजन लेना चाहिए, और सी उस डिसीजन को लेने से मना कर रहा है, तो उस डिसीजन को नहीं लिया जाएगा।
मींस कि अगर एक भी पार्टनर किसी काम के लिए नो बोल देता है तो बाकी के पार्टनर्स, अगर ज्यादा पार्टनर्स भी यस बोल रहे हैं, तब भी हम उस डिसीजन को नहीं लेंगे। सभी पार्टनर्स का म्यूचुअली अग्री करना बहुत जरूरी है। जब तक सब लोग यस नहीं बोलेंगे, कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए, बी और सी जो है, तीनों पार्टनर्स हैं। डी को एज अ पार्टनर एंटर कराने की बात हो रही है कि डी को एज अ पार्टनर लिया जाए या नहीं लिया जाए। ए ने कहा कि ठीक है, डी मेरा फ्रेंड है, डी को पार्टनर लेना चाहिए। बी ने बोला कि ठीक है, डी के आने से हमारी कंपनी को प्रॉफिट होगा, हम लोग डी को एंटर कराएंगे। सी ने बोला कि डी के साथ मेरे रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, तो हम उसको पार्टनर नहीं रखेंगे। तो अब इस केस में वो लोग डी को पार्टनर नहीं ले सकते, क्योंकि एक पार्टनर ने मना कर दिया। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन पार्टनरशिप एंड अदर एसोसिएशन। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस पार्टनरशिप और बाकी एसोसिएशंस के साथ क्या फर्क है पार्टनरशिप में। सबसे पहला डिफरेंस हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आपने कभी सुना है इसके बारे में? कंपनी सुना होगा आपने, पार्टनरशिप सुना होगा, क्या आपने कभी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस सुना है? क्या आपने कभी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में सुना है? हेलो, एम आई ऑडिबल? रोल नंबर 10। जी जी मैम। क्या आपने कभी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में सुना है? जी मैम, सुना था पर क्या होता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस? जॉइंट फैमिली बिजनेस मैम, हाँ जी, जो फैमिली फैमिली मेंबर से इकट्ठा करके बिजनेस स्टार्ट करना मैम। राइट। इंडिया के अंदर अगर कोई फैमिली अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करती है और उस बिजनेस के अंदर सिर्फ घर के लोग काम कर रहे हैं, तो उसको हम लोग जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोलते हैं। हिंदू इट डजंट मीन कि इसके अंदर बाकी रिलीजन के लोग नहीं आ सकते। यहाँ पे सिर्फ एक फैमिली बिजनेस की बात हो रही है, वो किसी भी रिलीजन के पर्सन का हो सकता है। इधर सिख है, इधर मुस्लिम है, इधर क्रिश्चियन है, कोई भी है, जैनिज्म, बुद्धिज्म, कोई भी हो, बट अगर उनका फैमिली बिजनेस है तो वो लोग जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में आते हैं। ठीक है, हम लोग फर्क पढ़ने वाले हैं कि पार्टनरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट इज मोड ऑफ क्रिएशन। ये जो मोड ऑफ क्रिएशन क्या होता है, किस तरीके से आप पार्टनरशिप बना सकते हो या फिर किस तरीके से आप जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बना सकते हो। पार्टनरशिप जो है वो किस तरीके से बनती है, जब आपने अग्रीमेंट किया है। ठीक है, तीन लोग पार्टनर्स बनना चाहते हैं, वो तीनों क्या करेंगे, अग्रीमेंट करेंगे, जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा। अग्रीमेंट करेंगे, उस अग्रीमेंट के अंदर उन तीनों की इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी, उन तीनों का कैपिटल लिखा जाएगा कि उन्होंने कितने पैसे डाले हैं, और ये लिखा जाएगा कि उन लोगों को कितना % प्रॉफिट दिया जाएगा। ठीक है, बट जॉइंट हिंदू फैमिली की अगर बात की जाए तो जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं होता है। अगर आपका जन्म एक फैमिली में हुआ है और उस फैमिली का कोई बिजनेस है, तो आप ऑटोमेटिकली उस फैमिली बिजनेस का पार्ट बन जाते हो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज एक्विजिशन ऑफ इंटरेस्ट बाय मेल इशू। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पार्टनरशिप, in partnership the male issue of partner does not acquire any interest in partnership property by birth, while in the case of joint Hindu family firm male issue acquires an interest within by birth। इसमें डिफरेंस ये बोला गया है कि अगर आपके फादर किसी पार्टनरशिप फर्म में है और आपका बर्थ होता है, तो उसके बाद आप डायरेक्टली पार्टनरशिप में नहीं आते हो, आप डायरेक्टली उस पार्टनरशिप के पार्टनर नहीं बनते हो जब तक कि सारे पार्टनर्स यस नहीं बोले। फॉर एग्जाम्पल, ए, बी और सी तीनों पार्टनर्स हैं। ए का जो बेटा है, अब ए अपने बेटे को लेके आना चाहता है पार्टनरशिप के अंदर। जब ए के बेटे का जन्म हुआ, ऑटोमेटिकली वो पार्टनरशिप में एंटर नहीं करेगा, क्योंकि पार्टनरशिप में, हेलो हेलो, जी जी मैम। ओके, हम लोग पढ़ रहे थे कि पार्टनरशिप में आप बाय बर्थ एंटर नहीं करते हो, जब तक कि सारे पार्टनर्स यस नहीं बोले आप एंटर नहीं कर सकते हो। बट ज्वाइंट हिंदू फैमिली में जैसे ही आपके घर में किसी मेल मेंबर का बर्थ होता है, आप ऑटोमेटिकली उस फैमिली के उस ज्वाइंट हिंदू बिजनेस के मेंबर बन जाते हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज डिसोल्यूशन बाय डेथ।
डिसोल्यूशन होता है खत्म करना, ठीक है, किसी चीज को खत्म करना, आपका बिजनेस खत्म करना। डिसोल्यूशन बाय बर्थ का मतलब होगा कि आपकी डेथ की वजह से आपके बिजनेस का खत्म होना। पार्टनरशिप की अगर बात करें तो अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, ठीक है। अगर जॉइंट हिंदू फैमिली की बात की जाए तो उसके अंदर अगर किसी भी मेंबर की डेथ होती है तो आपका बिजनेस खत्म नहीं होता, बाकी के मेंबर्स उस बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बट पार्टनरशिप में अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, बिजनेस वहीं खत्म हो जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ थर्ड पॉइंट? जी जी मैम, क्लियर। ओके, फोर्थ पॉइंट इज एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर, किसी न्यू मेंबर को एडमिट करने का टाइम। अगर पार्टनरशिप की बात की जाए, जब सारे के सारे पार्टनर्स अग्री करेंगे तभी हम किसी न्यू मेंबर को अपनी पार्टनरशिप में एडमिट कर सकते हैं, कि किसी और को अपना पार्टनर बना सकते हैं जब सब पार्टनर्स बोले। बट जॉइंट हिंदू फर्म के अंदर क्या होता है, जब जैसे ही आपके घर में किसी मेंबर का बर्थ होगा वो ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाता है, उसके लिए आपको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें, राइट टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट। पार्टनरशिप के अंदर कोई डाउट है आपको? हेलो, जी मैम। आपको जो अब तक पढ़ाया उसमें कोई डाउट है? मैम डाउट तो नहीं है। समझ आ रहा है अभी तक जो पढ़ाया? पार्टनरशिप डिफिकल्ट तो नहीं लग रही? जी मैम, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा इसमें क्या डिफिकल्ट, क्या नहीं समझ आया अभी तक? मैम आया, समझ में आया। अभी जो मैम कहाँ कहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिशन एडमिशन ऑफ ऑफ न्यू मेंबर। ये समझ आया या इसमें डाउट है? नो मैम, यहाँ पे दो। यहाँ पे डाउट है, ओके। जो जी पार्टनरशिप फर्म है उसके अंदर आप किसी नए पार्टनर को तभी एडमिट कर सकते हो जब सारे के सारे पार्टनर्स यस बोले कि हाँ हम उस पर्सन को एज अ पार्टनर पार्टनरशिप में लेके आएंगे, ठीक है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या होता है, ऐसी किसी भी अग्रीमेंट की जरूरत नहीं होती है। अगर आप एक फैमिली का हिस्सा हो, आपका ब्लड रिलेशनशिप है उस फैमिली के साथ, तो आप ऑटोमेटिकली उस बिजनेस का पार्ट बन जाते हो, ठीक है। अब क्लियर हुआ ये फोर्थ पॉइंट? जी फिफ्थ पॉइंट इज राइट टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट। पार्टनरशिप में अगर बात करें तो अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो तो आप उस मैनेजमेंट के हर डिसीजन में आप पार्टिसिपेट करोगे, ठीक है, आपको कोई चीज से नहीं रोक सकता है। बट जॉइंट हिंदू फैमिली में जो है सारे के सारे डिसीजंस कौन लेता है, सारे डिसीजंस कर्ता लेता है, कर्ता इज द हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है। जो जी आपकी फैमिली का हेड ऑफ द मेंबर होगा वही आपके बिजनेस के सारे डिसीजंस लेगा, ठीक है। और पार्टनरशिप के अंदर सारे के सारे मैनेजमेंट डिसीजन सारे पार्टनर्स इकट्ठे मिलकर लेते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस समझ आया? जी जी 2 मिनट्स। ओके, हम लोग पढ़ रहे थे। इसके बाद 6 पॉइंट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, इस पॉइंट को आप कट कर दीजिए। 7 पॉइंट पढ़िए, एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी। आपकी लाइबिलिटी कितनी है, आप किस लिमिट तक लाइबल हो एक कंपनी के, सॉरी, एक पार्टनरशिप के अंदर या फिर एक बिजनेस के अंदर। पार्टनरशिप की अगर बात की जाए तो अगर आपकी कंपनी को आपकी पार्टनरशिप में लॉसेस होते हैं तो वो लॉसेस को पूरा करने के लिए पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। लॉसेस को पूरा करने के लिए पार्टनर्स के घरों को बेचने तक की नौबत भी आ सकती है। बट जॉइंट हिंदू फर्म में ऐसा नहीं होता। जॉइंट हिंदू फर्म के अंदर सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉसेस को बियर करने की द हेड ऑफ द फैमिली कर्ता की होती है, ठीक है। बाकी मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी पे इस चीज का कोई असर नहीं होता। ये पॉइंट समझ आया? जी मैम। 8th पॉइंट इज माइनर मेंबर। माइनर कौन होता है? हु इज माइनर? मैंने जो हु इज माइनर हमने पढ़ा था ना।
माइनर मेंबर। जो 18 ईयर्स से नीचे के जितने भी लोग होते हैं उन सबको माइनर बोला जाता है, ठीक है। जो टीनेज में होते हैं उनको हम माइनर बोलते हैं। माइनर मेंबर्स की अगर बात की जाए तो पार्टनरशिप में कोई भी माइनर एज अ पार्टनर नहीं आ सकता, ठीक है। अगर आपको पार्टनरशिप में एंटर करना है तो यू शुड बी ऑफ 18 ईयर्स या फिर 18 ईयर्स एंड अबव। इससे ज्यादा अगर आप होगे तभी आप एज अ पार्टनर पार्टनरशिप में आ सकते हो। बट जॉइंट हिंदू फैमिली की अगर बात की जाए, जॉइंट हिंदू फैमिली में माइनर को भी मेंबर माना जाता है क्योंकि वो उस फैमिली का बिजनेस पार्टनर है, क्योंकि वो उस फैमिली का हिस्सा है, ठीक है। माइनर को जी जॉइंट हिंदू फैमिली में मेंबर माना जाता है और माइनर को पार्टनरशिप में एंटर नहीं करा सकते। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ मेंबर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स की बात की जाए तो पार्टनरशिप के अंदर अगर आप एक बैंकिंग पार्टनरशिप कर रहे हो तो मिनिमम 2 मेंबर्स और मैक्सिमम 10 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई और बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हो, कोई भी अदर बिजनेस एक्सेप्ट बैंकिंग, तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20 मेंबर्स, ठीक है। बट आपकी जो जॉइंट हिंदू फैमिली है उसके अंदर अनलिमिटेड होते हैं, जितने आपके फैमिली मेंबर्स हैं कोई भी आपके बिजनेस में एंटर कर सकता है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? जी मैम। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको नंबर ऑफ मेंबर्स वाला? जी जी। ठीक है। नेक्स्ट इज लायबिलिटी टू रेंडर अकाउंट्स। लायबिलिटी टू रेंडर अकाउंट्स का मतलब है कि आप अकाउंट्स देख सकते हो या नहीं देख सकते हो। अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म में हो तो हर एक पार्टनर को इक्वल राइट है, वो जब चाहे जैसे चाहे अकाउंट्स को टैली कर सकता है। बट जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर अगर आपकी फैमिली का बंटवारा हो गया है उसके बाद आप पुराने अकाउंट्स डिमांड नहीं कर सकते, ठीक है। समझ आया ये पॉइंट? जी मैम। नेक्स्ट इज शेयर इन द बिजनेस। आपके बिजनेस में कितना शेयर होता है? पार्टनरशिप की बात की जाए तो जब आप पार्टनरशिप में एंटर करते हो तो पार्टनरशिप अग्रीमेंट में ये चीज मेंशन की जाती है कि आप कितने पैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हो, कितना आपको शेयर मिलेगा। हर चीज पहले हर चीज पहले डिसाइड कर दी जाती है। बट आपकी जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर ये सब डिसीजंस जो हैं वो करता लेता है कि किस फैमिली मेंबर को कितने पैसे देने हैं या कितने पैसे नहीं देने, ठीक है। शेयर एंड बिजनेस में पार्टनरशिप में पहले से डिसाइडेड होता है और जॉइंट हिंदू फैमिली में ये सब डिसीजंस करता लेता है, ठीक है। ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड द जॉइंट हिंदू फैमिली। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी। कंपनी और पार्टनरशिप में क्या फर्क होता है? कंपनी क्या होती है? व्हाट इज अ कंपनी? व्हाट इज अ कंपनी? मैम कंपनी जो एक वो है। कंपनी क्या होती है? अच्छा ओके, एक आपको छोटा सा डिफरेंस बताती हूँ। अगर सिर्फ जी एक जना बिजनेस कर रहा है, सिर्फ एक इंसान ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सोल प्रोपराइटर, ठीक है। अगर सिर्फ एक पर्सन ने बिजनेस किया है तो उसको बोला जाता है सोल प्रोपराइटर। सोल प्रोपराइटर बोला जाता है। अगर दो या दो से ज्यादा लोगों ने बिजनेस किया है और पार्टनरशिप के हिसाब से पार्टनरशिप डीड साइन की है तो उसको पार्टनरशिप बोला जाता है। एक कंपनी क्या होती है? कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। आपकी जो कंपनी है उसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। और आपकी कंपनी पार्टनरशिप से कैसे डिफरेंट है? आपकी जो कंपनी है उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अलग माना जाता है, ठीक है। अगर आप एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो देन आपको बोला जाता है कि आप उस कंपनी के नाम की स्टैंप आपके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लगती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सिग्नेचर नहीं होते,
आप अगर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, तो आपके उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर स्टैंप किसकी लगेगी? महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी की लगेगी, महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऑनर्स की नहीं लगेगी। ठीक है, ये डिफरेंस होता है पार्टनरशिप और कंपनी के बीच में। अगर आप एक पार्टनरशिप में किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सिग्नेचर कौन करता है? पार्टनर करता है। ठीक है, अगर पार्टनरशिप में डिसीजन की बात की जाए तो सारे डिसीजन सारे पार्टनर्स मिलके लेते हैं, बट जो आपकी कंपनी है उसके अंदर डिसीजंस कौन लेता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्लस शेयर होल्डर्स। ठीक है, डिफरेंस पढ़ते हैं। सबसे पहला है लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस, जो पार्टनरशिप है उसको कोई अलग से लीगल स्टेटस नहीं मिला हुआ। पार्टनरशिप कब तक चलेगी? जब तक कि पार्टनर्स हैं। ठीक है, पार्टनरशिप को कोई भी अलग से लीगल स्टेटस नहीं मिला हुआ। बट अगर कंपनी की बात की जाए तो कंपनी को एक अलग लीगल स्टेटस दिया जाता है। कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी को उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अलग एक इंडिविजुअल माना जाता है। ठीक है, अगर आपके साथ किसी कंपनी ने धोखाधड़ी की है, धोखाधड़ी चाहे उसके मेंबर्स ने की हो, आप केस किस पे करते हो? आप केस करते हो कंपनी के ऊपर। ठीक है, हमेशा जो कोर्ट के अंदर केस लड़ा जाता है वो कंपनी के बिहाफ पे और कंपनी के ऊपर केस किया जाता है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे नहीं होता, जब तक कि उनकी अलग से गलती ना हो। अगर कंपनी की साइड से फ्रॉड हुआ है तो केस कंपनी के ऊपर होता है, और पार्टनरशिप में अगर पार्टनर्स की साइड से फ्रॉड हुआ है तो केस पार्टनर्स के ऊपर होता है, पार्टनरशिप के ऊपर नहीं होता। ठीक है, ओके। मेंबरशिप की अगर बात की जाए, इन पार्टनरशिप द नंबर ऑफ मेंबर्स मस्ट बी 20। अगर कोई बिजनेस हो रहा है एक्सेप्ट बैंकिंग तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20, और अगर बैंकिंग बिजनेस है तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10 मेंबर्स। यहीं पे अगर कंपनी में बात की जाए तो पब्लिक कंपनी के अलावा मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट या फिर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अगर पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप की अगर बात की जाए तो जो आपके शेयर्स हैं वो तभी ट्रांसफर किए जा सकते हैं। आप अपना पार्ट इन पार्टनरशिप तभी ट्रांसफर कर सकते हो जब आपके बाकी पार्टनर्स ने यस बोल दिया है, बट कंपनी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको अपना पार्ट इन कंपनी किसी को देना है तो आप डायरेक्टली दे सकते हो। ठीक है, आपको किसी से पूछने की जरूरत कंपनी में नहीं हो सकती है। ट्रांसफरेबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनर्स की मर्जी से होगी अगर बाकी पार्टनर्स यस बोलेंगे तो, बट कंपनी के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। डेथ और इंसॉल्वेंसी, अगर पार्टनर्स में से किसी की डेथ हो जाती है तो आपकी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। बट कंपनी के साथ ऐसा कोई केस नहीं है। अगर कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनमें से किसी की डेथ होती है तो और कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एंटर कर जाएगा और कोई सीईओ बन जाएगा, बट कंपनी खत्म नहीं होती। वहीं पे अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो डायरेक्टली पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, जितना अब तक पढ़ाया आपको वो क्लियर है?